Good morning, class. How are you? Okay, today we are starting with the topic heating effect of electric current. We know that a battery or a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. We have also seen in section 12.12 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. So, from where does this energy go? A part of the source energy is maintaining the current, may be consumed into useful work, like in rotating the blades of an electrical fan, and the rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is, configuration of resistors only connected to the battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electrical heater, electrical iron, etc. See, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, जो सिर्फ रेजिस्ट करेगी सर्किट जो है ना वो, the source, that is the configuration of resistors only connected to the battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current, and this effect is utilized in the devices such as electrical heater and electrical iron. अभी देखो कोई भी सर्किट होती है आपको पता है उसके अंदर बैटरी होती है, राइट? बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, राइट? और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जब हम स्विच ऑन करते हैं, राइट? तो केमिकल रिएक्शंस अंदर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है, राइट? अभी जहाँ पर सर्किट है वहाँ पर रेजिस्टर्स लगाया हुआ है हमने, रेजिस्टेंस यानी कि बैरियर रोकने का, है ना? तो कुछ एनर्जी जो है, सपोज पंखे की बात करें हम, तो कुछ एनर्जी पंखे की जो है वो पंखा ब्लेड घुमाने में जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो गर्म हो जाता है, वायर जो होता है ना, पंखा जो होता है गर्म हो जाता है, उसमें वेस्ट हो जाती है, राइट? अगर हम सर्किट ऐसी बनाएं कि उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक वापस घूम के चक्कर मार के आने में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है ना? और वही प्योरली रेजिस्टिव, मतलब और कुछ नहीं है अंदर, मोटर वोटर, सिर्फ रेजिस्टर ही लगा हुआ है, तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो गर्म हो जाएगी, है ना? तो इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है या प्रेस होती है हमारे अंदर, वो यही होता है, उसके अंदर वायर्स के इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो वायर जाते हैं उसमें रेजिस्टेंस बहुत सारा डाल देते हैं, जो कॉइल होती है ना वो रेजिस्टेंस वाली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो गर्म हो जाती है, और यही इफेक्ट यूज़ होती है. नाउ कंसिडर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर. तो आई करके कोई करंट है, वो आर रेजिस्टेंस में से जा रहा है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो दो पॉइंट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, तो रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस वी, करंट इज आई, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज आर. Let t be the time during which the charge
Q flows across. जो चार्ज फ्लो हो रहा है कूलम Q है ना, वो कितनी देर के लिए चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए. ओके, सो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ. तो काम हमें करना पड़ेगा ना चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें से पास होने के लिए. तो चार्ज Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. तो t टाइम में V मल्टीप्लाइड बाई Q जितना चार्ज उसमें से पास होना चाहिए. Hence the power input to the circuit by the source. तो पावर सर्किट में कितना होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q एंड डिवाइडेड बाय T. अभी हमको पता है कि कूलम Q डिवाइडेड बाय T उसको हम बोलते हैं I करंट, पहले ही बोल दिया ना I करंट. सो P इज इक्वल्स टू VI और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P इंटू T. तो P पावर कितना होगा, V मल्टीप्लाइड बाय Q बाय T. अभी पावर इंटू टाइम कर देंगे तो V इंटू Q आ जाएगा. ओके, दैट इज V इज इक्वल्स टू V बाय T. What happens to this energy expanded by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. तो इतनी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी गर्म होने में वेस्ट हो जाती है. Thus for a steady current I, the amount of heat H produced in time t is H is equals to VIT. तो हीट एनर्जी कितनी पैदा होगी, VI इंटू T. ठीक है, VIT. Now applying the Ohm's law in equation 12.5 क्या कहता है, H is equals to I square into IT. H is equals to I square into R into T. This is known as Joule's law of heating. The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current. हीट कितनी जनरेट होगी कि जो करंट पास हो रहा है उसका स्क्वायर डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट ऑफ ए गिवन रेजिस्टेंस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, उसके अंदर रेजिस्टेंस जितना है उसके ऊपर भी वो पूरा प्रोपोर्शनल होगा उतना ही. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. तो हीट जो है वो करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर, कितना आई स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस कितना है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है. तो एच एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो आई स्क्वायर आर टी, ये तीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी को. ठीक है. इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स, कोई भी एक वोल्टेज सोर्स हमें पता होता है, उसमें जब एक सर्किट लगाई जाती है, so equation 12.21 is used after calculating the current through it using the relation I is equals to V by R. I का तो हमें पता है करंट कितना होता है V by R. तो I स्क्वेयर है यहाँ पर, तो V स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर हो जाएगा हमारा. ओके, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो सारे एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे. ठीक है. Questions. Practical applications of heat effect of electric
करंट। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस की वजह से अगर जितना रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट उतनी ही कम होगी। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ही आसानी से फ्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट इफेक्ट उतनी बढ़ती जाएगी और कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 100 रुपये दिए तो 100 रुपये की चॉकलेट आ सकती है, ओके, तो 100 रुपये की 100 चॉकलेट आपको मिलेगी। लेकिन वो 100 रुपये की चॉकलेट आप जिस दुकान से लोगे वो दुकान आपके घर से थोड़ी दूर है ना। वहाँ से आपको रिक्शा में जाना पड़ेगा, उस दुकान तक जाने के लिए रिक्शा में जाना पड़ेगा। रिक्शा वाला 5 रुपये चार्ज करेगा। तो 100 रुपये में से 5 रुपये तुम्हारे चले गए रिक्शा में जाने के लिए, राइट। बाकी बचे तुम्हारे पास 95 रुपीज़। तो आप चॉकलेट कितने की खरीद सकोगे अभी? 95 रुपीज़ की। लेकिन मैंने तो तुम्हें 100 रुपये दिए थे कि जाओ 100 रुपये की चॉकलेट लेना, तो आपको चॉकलेट क्या पूरी 100 रुपये की मिली? नहीं। उसी तरह करंट जो पूरा फ्लो हो रहा है वो सारे का सारा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। हमें फ़ैन चलाना है उसमें या मोटर चलानी है उसमें, राइट। जितना करंट हम दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से गर्म होने के लिए और वेस्ट हो जाएगा और हमें जो एनर्जी है वो सिर्फ 95, 96 जो भी मिलेगी। आई समझ में? सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी हीट एनर्जी जो है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका कोई रास्ता नहीं है कि कोई भी आप चीज़, अगर कंप्यूटर भी चला रहे हो, मॉनिटर चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक साधन से चलता है वो आप यूज़ करो, क्योंकि एसी जो ठंडक देता है, पंखा जो ठंडी हवा देता है वो खुद गर्म हो जाता है ना। तो ऐसा कोई साधन नहीं है। मोबाइल भी आप यूज़ करोगे तो भी गर्म हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक ये खासियत है, हीट एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है। In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat energy. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, है ना, कंटिन्यूसली, इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रिकल जो होती है उसको कंटिन्यूसली यूज़ करो तो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो टीवी है ना, तो टीवी के अंदर दूसरी सर्किट्स ने, वायर्स ने लगे हुए हैं। अब आप कंटिन्यूसली टीवी चालू ही रखोगे कंटिन्यूसली, तो हीट एनर्जी तो जनरेट होगी वहाँ पर। तो कभी कभी बहुत गर्म हो जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो शोल्डर सर्किट के अंदर वायर जो कनेक्ट किए होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और कभी हमको पिक्चर ठीक से नहीं आता, कभी आवाज़ ठीक से नहीं आता, कभी टीवी स्टार्ट ही नहीं होता है, तो हमको रिपेयर करवाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ को आप थोड़ी देर चालू रखो फिर थोड़ी देर बंद रखो तो जो हीट जनरेट हुई थी वो वापस ठंडी हो जाएगी, है ना। फिर चालू करो तो फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, फिर बंद कर दो तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज़ थिंग। सो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हीट, अगर इलेक्ट्रिक करंट चालू किया हमने कुछ भी, तो हीट एनर्जी शुरू हो जाएगी। However, heating effect of electric current has many useful applications. अब उसका यूज़फुल एप्लीकेशन भी है। द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक किटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। तो ये सारे हीटिंग अप्लाइंसेस है ना। अभी तो किटली आती है, आपके पास गैस नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट में पिन में वो डाला, पानी डाला और स्विच चालू किया, दूध और वो डाल दिया तो चाय बन गई तुम्हारी। तो ना गैस की ज़रूरत है, ना बर्नर की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आयरन करनी है, प्रेस कपड़े करने हैं, ठीक है, फिर हीटर रूम को गर्म करना है, फिर टोस्टर के ब्रेड में से टोस्ट बनाना है आपको, तो ये सारी उसी के ऊपर वर्क करती है। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस द लाइट as in an electrical bulb.
Here, the filament must retain as much of the heat generated as it's possible, and so that it gets very hot and emits the light. अभी आप देखना कि कोई भी शादी का फंक्शन है या कोई नवरात्रि है तो उसमें बड़ी बड़ी लाइट से हेलोजन लाइट्स लगाई जाती है ना, बड़ी। तो उसमें होता क्या है कि उसका जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस रोका जाता है बहुत से। तो शुरू में जब लाइट शुरू होगी तो धीरे धीरे लाइट होगी और फिर एकदम डार्क हो जाएगी, है ना। और जब बंद भी कर दोगे ना, तो आपने करंट बंद कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक जलता रहेगा, आपको देखना, है ना। हीटिंग इफेक्ट आपको वहाँ पर अच्छे से दिखेगी। तो यहाँ पर वो यूज़ होता है so that it gets very hot and emits the light. It must not melt at such high temperature. लेकिन इतना भी याद रखना है कि वो इतना गर्म हो जाने के बाद भी पिघल नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कोई वायर होना चाहिए जो इतनी हीट एनर्जी को पकड़ सके, राइट। सो अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, तो एक ही है ऐसा टंगस्टन जो होता है वो 3380 डिग्री पर भी मेल्ट नहीं होता। उससे ज़्यादा डिग्री दोगे तब वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम इतनी हीट एनर्जी नहीं दे रहे हैं, है ना। सो इज़ यूज फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट्स। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। जो फिलामेंट है उसको आइसोलेटेड, हीट वो बाहर नहीं देना चाहिए, अंदर ही अंदर रिटेन रखना चाहिए, right, as much as possible using the insulating support. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. अभी आप बल्ब देखोगे तो उसके अंदर कुछ गैस भरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो टंगस्टन वायर की लाइफ को, फिलामेंट को और लंबा कर सकता है ताकि उसको नुकसान न पहुंचे, ठीक है। सो कौन सा गैस भरा जाता है? इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो उसका मोस्टली हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट जनरेट में जाएगा, और बाकी का जो एनर्जी है वो लाइट जनरेट करने में जाएगा। जबकि दूसरे अप्लायंस में क्या होता था कि जैसे पंखा चालू किया तो मोस्टली पंखा घुमाने में जाता था और थोड़ा बहुत जो है वो हीट एनर्जी में जाता था। यहाँ पर उल्टा है, बल्ब में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीटिंग इफेक्ट में जाएगी और थोड़ी बहुत बची हुई होगी वो लाइट एनर्जी में जाएगी। Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग फ्यूज़ भी लगाते हैं। कभी तेज़ करंट आता है तो क्या होता है, लाइट चली जाती है, तो हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूज़ उड़ गया है और कुछ नहीं हुआ। तो फ्यूज़ निकालो, फिर से उसमें वायर बांध दो और डाल दो, तो फिर तुम्हारी सर्किट चालू हो जाएगी। It protects the circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point, for example, aluminum, copper, iron, lead. If a current larger than specific value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases and this melts the wire. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of a porcelain or similar material with metal ends. The fuse used for domestic purpose are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere and 10 ampere. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electrical power when operated at 220 volt, a current of 1000 divided by 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. In case of 5 ampere fuse must be used, right? तो यहाँ पर क्या है कि हमारे घर में
फ्यूज़ लगा होगा तो फ्यूज़ जो होता है उसके अंदर बीच में एक वायर होता है, एक पोर्सलिन मतलब कांच जैसा ही आता है, मिट्टी से बनाया हुआ होता है, वो पिघलता नहीं है जल्दी से, ठीक है। अगर ना प्लास्टिक ने होगी तो वो तो पिघल जाएगा जल्दी से। तो एक पोर्सलिन कांच के जैसा एक मटेरियल होता है, उसके दो एंड पे मेटल स्क्रू फिट किए होते हैं और दो मेटल स्क्रू के बीच में एक वायर लगाया हुआ होता है, राइट। अभी वायर जो है वो या तो एल्यूमिनियम या कॉपर, राइट, उसका होगा। अब कॉपर की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब भी उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी तो वो वायर गर्म होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो पिघल जाएगा तो वायर टूट जाएगा, राइट, तो इलेक्ट्रिक जाना बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ अ फ्यूज़ इज़ वर्किंग। तो हमारे घर में कौन सा फ्यूज़ कहाँ पर कितने एम्पियर का होता है जनरली, क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो आता है 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। तो एम्पियर्स हमारे घर में जो लगाए जाते होते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। ये एक टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर, और इसके बाद हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। You have studied in your earlier class that the rate of doing work is called the power. रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कभी कभी आप देखते हो ना कि कोई दौड़ता है, रेस लगाता है ना, तो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, या वज़न उठाना है तो वो भी बोलते हैं ये तो बड़ा पावरफुल है। तो पावरफुल का मतलब इसके अंदर पावर ज़्यादा है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई काम करना है कितने टाइम में। तो कोई आदमी है उसके अंदर अगर एनर्जी नहीं है ना, अगर मैं बोलूँ कि चलो अपना बैग उठा के ऊपर छत पे जाओ वापस नीचे आओ, ऊपर छत पे जाओ वापस नीचे आओ, ऊपर छत पे जाओ वापस नीचे आओ, तो कोई स्टूडेंट होगा वो 3 चक्कर में ही थक जाएगा, कोई 5 चक्कर में थक जाएगा, कोई 6 चक्कर में थक जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर पावर नहीं है इतनी, है ना। सो पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग द वर्क, एंड दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो पावर कहाँ से आएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, तो जो भी काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो आप फिर से खाना खा के अपने अंदर एनर्जी भर लोगे, और अगर बाइक स्कूटर में है उसके अंदर हम लोग पेट्रोल भर के एनर्जी भर लेते हैं, है ना। सो इट इज़ डायरेक्टली अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ना इक्वेशन 12.21 जो था gives the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit, that is also termed as the electrical power. So power P is equals to V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, करंट कितना जा रहा है उसमें से। सो पोटेंशियल पी, पावर पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, और हमें पता है वी आई जो है वो कितना होता है, आई स्क्वेयर इंटू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आर, रेजिस्टेंस कितना है इसमें, है ना। सो दैट इज वी स्क्वेयर बाय आर हम कर सकते हैं, राइट। सो P इज इक्वल्स टू वी बाय आई भी हो सकता है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर भी हो सकता है, और द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। तो बल्ब लेके जाते हैं ना हम लोग, उसके ऊपर लिखा होता है कितने वॉट का है, W, देखना कोई भी एक बल्ब लेकर आओगे ना उस पे ऊपर लिखा होगा इसके अंदर कितना वॉट लाइट आएगा। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट कितना होता है कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो 1 W इज इक्वल्स टू VA, V इंटू 1 VA, है ना। तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, VA। द यूनिट
watt is very small. Therefore, in actual practice, we use much larger unit called kilowatt. जैसे हमारे ग्राम्स होते हैं, किलोग्राम होता है, मिलीलीटर होता है, लीटर होता है, उसी तरह किलोवाट इट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट्स. 1000 वॉट होगा तब जाके 1 किलोवाट होगा. Since electrical energy is the product of power and time, the unit of electrical energy is therefore watt into hour. So WH, watt into hour. Now 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. तो 1 वोट 1 ग्राम जैसा होता है ना अपने, 1 वोट जो होता है पावर का, 1 वोट 1 घंटे तक हम यूज़ करते हैं, है ना, 1 घंटे तक, तब जाके हम बोलते हैं 1 वॉट आवर इज़ एनर्जी कंज्यूम्ड. द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट पर आवर. 1 घंटे में कमर्शियल जो बिल आता है अपना, तो हमने कितना किलोवाट एनर्जी यूज़ किया वो देखने में आता है. सो 1 किलोवाट पर आवर, 1 घंटे में हमने कितना किलो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया. कॉमनली नोन एज ए यूनिट. तो 1 किलोवाट आवर, तो हमारे घर में बिल जब आएगा ना उसके ऊपर यूनिट्स लिखी होगी, कितनी यूनिट्स यूज़ की हमने. फिर बिल जो होता है ना उसकी 1 यूनिट का दाम दिया होता है कि अगर आप 1 यूनिट यूज़ करते हो तो 5 रुपये आपको देने पड़ते हैं. तो आपने टोटल कितने यूनिट्स यूज़ किए पूरे महीने में, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके उसको बिल आता है हमको, है ना. सो 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स इंटू 3600 सेकेंड. अभी 3600 इंटू लिखना है हमको, तो हम कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶. क्योंकि देखो 1000 के 3 ज़ीरो और 3600 के 2 ज़ीरो, तो 5 ज़ीरो हो गए, और 36 है तो हम लिख रहे हैं 3.6, तो एक और ज़ीरो आ जाएगा ना मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो. सो 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट पर सेकेंड, एंड वो होता है जूल. 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. ओके. Many people think that the electrons are consumed in an electric circuit. This is wrong. We pay the electricity board or electric company to provide energy to move the electrons through the. देखो कोई भी चीज़ को, साइकिल पड़ी है ना, तुम्हें साइकिल आती है, तो साइकिल चलाने के लिए उसमें पेट्रोल तो नहीं लगता है, तो क्या लगता है, हाँ एनर्जी तो लगेगी ना. तुम पैडल मारोगे तो तुम्हारी बॉडी में से एनर्जी यूज़ होगी और तुम थक जाओगे और तुम हेल्दी हो जाओगे, एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी, है ना. लेकिन अगर बाइक चलानी है तो उसके अंदर पेट्रोल जाएगा. तो पेट्रोल जो है वो व्हील घुमाने की, धक्का देने में काम आएगा. तो जितनी देर अंदर पेट्रोल होगा उतनी देर वो व्हील घूमेगा और फिर नहीं घूमेगा. उसी तरह हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं, अभी उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए किसी ना किसी की एनर्जी तो लगेगी ना. तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो उसको एक धक्का देता है, वो एक चक्कर मार के आता है. हमने लाइट बिल जो भी यूज़ किया है वो एक चक्कर मार के आ जाएगा, तो अब यूज़ हो जाएगा, राइट. तो जितनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने में लगेगी उसका हमको बिल आता है. तो इलेक्ट्रिसिटी जब होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होते हैं उसमें, लेकिन उसको घूमने के लिए जो एनर्जी लगती है उसका बिल हम देते हैं, है ना. सो वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़. यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है. आगे का नया चैप्टर हम कल शुरू करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं. स्टडी करना, कुछ डाउट हो तो पूछना. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.